पिछले कुछ दिनों से टीवी न्यूज, सोशल मीडिया, वेबसाइट, हर जगह रियल एस्टेट की एक न्यूज छाई हुई है कि सुपरटेक बिल्डर दिवालिया हो गया है। इसके खरीदारों का क्या होगा जिन्हें अभी पूरी तरह से घर भी नहीं मिला है। आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि सुपरटेक दिवालिया हुआ है तो उसके रीजंस क्या हैं और जो आईआरपी एनसीएलटी कोर्ट ने अपॉइंट किया है वो काम कैसे करेगा और जो बायर्स है उनका फ्यूचर क्या होगा और एनसीएलटी के इस कदम का सुपरटेक के अन्य प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट के मार्केट पे क्या असर देखने को मिलने वाला है। और अंत में मैं इन सब पर अपना मत दूंगा। मतलब कुल मिला के पहली बार हम इस चैनल पे रियल एस्टेट की एक केस स्टडी आपके लिए लेके आए हैं। नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आप देखना आरंभ कर चुके हैं प्रॉपर्टी की बात। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फिलहाल एनसीएलटी ने अपने 25 मार्च के आदेश को 19 अप्रैल तक स्थगित किया हुआ है, क्योंकि अन्य प्रोजेक्ट के लोगों की शिकायत है कि एक प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ मामला है तो फिर सुपरटेक लिमिटेड के अन्य प्रोजेक्ट को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में क्यों डाला गया है। अब देखते हैं कि 19 अप्रैल को एनसीएलटी कोर्ट का क्या फैसला आता है। पर मेरा मानना है कि एनसीएलटी अपने पुराने फैसले को ही बरकरार रखेगी या फिर सुपरटेक के बायर्स के हित को ध्यान में रखते हुए अपने कुछ रूल्स को चेंज करेगी, क्योंकि सुपरटेक लिमिटेड को दिवालिया तभी घोषित किया गया है जब वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लोन और ब्याज को वापस देने में खुद को असक्षम बताया है। तो जब सुपरटेक लिमिटेड के पास पैसे ही नहीं है तो वो अन्य प्रोजेक्ट को कैसे बनाएगा। अगर 19 अप्रैल 2022 को एनसीएलटी कोर्ट अपना 25 मार्च 2022 वाला फैसला वापस ले लेता है, कहने का मतलब है कि अगर सुपरटेक का इंसॉल्वेंसी प्रोसेस रुक जाता है तो अब मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं कि ये वीडियो आप आगे देखें या न देखें। चलिए इस बात को फिलहाल साइड में रखते हैं और शुरू करते हैं। क्या पता 19 अप्रैल को एनसीएलटी कोई धमाका कर दे और उस धमाके की वजह से जो कई दिनों से मैंने मेहनत करके ये इन्फॉर्मेशन ढूंढा है आपके लिए वो बेकार हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सुपरटेक ने पहले काफ़ी स्वादिष्ट रायता बनाया, फिर उसे फैलाया और अब उसे बटोरने के लिए एनसीएलटी को आईआरपी नियुक्त करना पड़ा है। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि अगर आप रियल एस्टेट मार्केट पे 2009 के आसपास से नज़र रख रहे होंगे तो आपको दिल्ली एनसीआर नोएडा में होर्डिंग्स देखने को मिलती थी, रोटी कपड़ा और इको विलेज। सुपरटेक ने शुरुआत में 9 लाख से फ्लैट बेचने शुरू किए। लोगों को काफ़ी आकर्षक लगा, लोगों ने खूब इन्वेस्ट किया इन प्रोजेक्ट्स में। फिर बिल्डर को जब लगा कि मार्केट में अच्छा रिस्पांस है तो उसने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए। इंस्टॉलमेंट में अथॉरिटी से लैंड ली और एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। एक प्रोजेक्ट से थोड़ा सेल हुआ, कुछ पैसे आए, फिर उसने अथॉरिटी से इंस्टॉलमेंट पे लैंड ली और दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया और यह सिलसिला चल निकला और ये 2016 में रेरा आने तक चलता रहा। तब तक बिल्डर दुनिया भर के प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका था और इनमें से बहुत से कम प्रोजेक्ट के अभी पोजीशन हुए हैं। 2016 में रेरा आने के बाद एक हद तक बिल्डर पे लगाम लगी और अब ऐसा नहीं हो सकता था कि बिल्डर एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सके। बस यहीं से सुपरटेक के इंसॉल्वेंसी में जाने के आधार बनने शुरू हो गए, क्योंकि रेरा के गाइडलाइन के हिसाब से नए प्रोजेक्ट के अलावा 2016 से पहले के सारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो थे वो सारे रेरा के कंप्लायंस के अधीन आ गए और रेरा के अकॉर्डिंग एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगाना मुश्किल हो गया, क्योंकि रेरा के अकॉर्डिंग हर प्रोजेक्ट के लिए बिल्डर को एक एस्क्रो अकाउंट खोलना पड़ा और उसमें उस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ 70% फंड का ट्रांजैक्शन दिखाना ही था। बाकी का 30% भी उस प्रोजेक्ट से जुड़े ऑपरेशन में ही खर्च करना था। अब इससे हुआ क्या कि सुपरटेक ने जो अजम्पशन बनाया था कि सारे प्रोजेक्ट सेल होंगे और इधर का पैसा उधर लगा के काम चलता रहेगा, वो साइकिल टूट गया और रायता फैल गया। फिर इस रायते को ये बटोर नहीं पाए या फिर ये बटोरना ही नहीं चाहते थे। खैर आज के हालात के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुपरटेक जिम्मेदार है, इसके लिए मैं अथॉरिटी को भी जिम्मेदार मानता हूँ। अथॉरिटी की एक पॉलिसी ने ही सुपरटेक जैसे कई कंपनियों को अवसर दिया कि वो बहुत सारे प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सके। वो पॉलिसी थी लैंड अलॉटमेंट ऑन इंस्टॉलमेंट। इसमें क्या था कि 10% दो और प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दो, बाकी की जो लैंड की कीमत है वो इंस्टॉलमेंट में देते रहो। हालांकि बिल्डर्स यहाँ भी खेल करने लगे, कुछ इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दिया तो कुछ ने टाइम से इंस्टॉलमेंट अथॉरिटी को नहीं जमा कराया और अथॉरिटी ने इन बिल्डर्स पे 18% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया और बिल्डर पहुंच गए कोर्ट। इन सब के बीच में अथॉरिटी ने ड्यू का हवाला देके डिफॉल्टर बिल्डर के प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री बंद कर दी और बायर बेचारे फंस गए। वैसे सुपरटेक के इंसॉल्वेंसी की ओर जाने का रास्ता इनके नोएडा सेक्टर 93 के प्रोजेक्ट के 2 टावर, जिन्हें ट्विन टावर्स के नाम से जाना जाता है, उन्होंने खोला है। एक्चुअली
कहानी लंबी है, शॉर्ट में कहना है कि अथॉरिटी के कुछ भ्रष्ट अधिकारी और बिल्डर के मिली भगत और बिल्डर के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अवैध रूप से बनाए गए दोनों टावर्स अभी 22 मई 2022 को गिराए जाएंगे, जिनको बनाने में कई 100 करोड़ रुपए लगे थे और बायर्स को फिर करोड़ों रुपए लौटाने भी पड़े हैं। इनको गिराने का सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर आने और एजेंसी तय किए जाने के बाद से ये तय माना जा रहा था कि सुपरटेक बिल्डर दिवालिया हो जाएगा या होने की कोशिश करेगा, और हुआ भी यही। सुपरटेक को दिवालिया घोषित करने का फैसला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एनसीएलटी की दिल्ली बेंच में एक याचिका पे सुनाया गया है। दरअसल सुपरटेक ने अपने प्रोजेक्ट सुपरटेक यूको विलेज 2 जो कि नोएडा एक्सटेंशन में है, उसके लिए बैंक के कंसोर्टियम से करीब 432 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ था। उसमें से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का करीब 150 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे बिल्डर नहीं दे पा रहा है। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि कंपनी के ऊपर करीब 1200 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें से करीब 645 करोड़ के आसपास का तो अथॉरिटी का ही कर्ज है। बाकी के अन्य बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और रेरा के पेनाल्टीज हैं। सुपरटेक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का पैसा नहीं चुका पा रहा था। सुपरटेक की तरफ से बार बार डिफॉल्ट होने के बाद बैंक ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसको एनसीएलटी कहते हैं, कि दिल्ली बेंच के पास कंपनी के इंसॉल्वेंसी के लिए याचिका दायर की थी। एनसीएलटी ने इस मामले में 17 मार्च 2022 को फैसला सुरक्षित रखा था। तब यूनियन बैंक ने कहा था कि जो भी बकाया है उसे एक बार में लौटाया जाए, लेकिन सुपरटेक ने कर्ज को लौटाने का प्रस्ताव ही खारिज कर दिया था। खैर, एनसीएलटी कोर्ट ने सुपरटेक ग्रुप की एक कंपनी सुपरटेक लिमिटेड के 30 छोटे बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक आईआरपी अपॉइंट कर दिया है, जिसका मुख्य काम एक रेजुलेशन प्लान वर्कआउट करना है ताकि लोगों को घर मिल सके और कंपनी रिवाइव हो सके। हालांकि जितना आसान लग रहा है उतना नहीं आसान है ये प्रोसेस। इंतजार और बहुत ज़्यादा इंतजार के हालात हो सकते हैं। यहाँ एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि सुपरटेक ग्रुप की कंपनी सुपरटेक लिमिटेड को छोड़कर इस ग्रुप की अन्य कंपनी दिवालिया नहीं हुई। वैसे आईआरपी का नाम सुनते ही आम लोग के दिमाग में आता है कि कोर्ट ने अपॉइंट किया है तो सरकारी आदमी होगा, इसलिए संक्षिप्त में आईआरपी और आरपी के बारे में बात कर लेते हैं। आईआरपी और आरपी आईबीबीआई का एग्ज़ाम पास करके बेसिकली प्राइवेट रजिस्टर्ड प्रोफेशनल होते हैं, जिनकी खुद की फर्म या टीम होती है, और इनकी जो सैलरी आती है वो वहीं से आती है जिसके लिए ये रेजुलेशन प्लान वर्कआउट करते हैं। अब क्या होगा सुपरटेक लिमिटेड में, उसके बायर्स क्या करेंगे या करने को कहा जाएगा, और आईआरपी क्या करने वाला है, जानना है तो बस ध्यान से सुनना शुरू कर दीजिए। आईआरपी हितेश गोयल ने बायर्स को 8 अप्रैल 2022 तक क्लेम फाइल करने को कह दिया था। इसके लिए फॉर्म सीए भरा गया है, जिसमें पेड जो बिल्डर को पेड अमाउंट है उसके अलावा जो उसके ऊपर इंटरेस्ट है वो क्लेम करने के साथ साथ आरपी सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन उस फॉर्म में दिया गया था। अभी जो क्लेम मंगाए गए हैं उसका उद्देश्य ये नहीं है कि तत्काल रूप से सभी को रिफंड दिया जाएगा या घर का पोजीशन देना होगा। अभी इसका एकमात्र उद्देश्य ये जानना है कि आखिर कितने पैसे की देनदारी है और कंपनी के पास अभी कितनी अनसोल्ड इन्वेंट्री या एसेट है जिनसे इन देनदारी के लिए पैसे इकट्ठा किया जा सकता है, या कितने पैसे की फंडिंग की आवश्यकता होगी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए या रिफंड करने के लिए। 8 अप्रैल 2022 तक जितने लोग क्लेम फाइल कर दिए हैं वो फर्स्ट सीओसी मीटिंग का पार्ट बन जाएंगे, और इन्हीं लोगों ने जिस आरपी मतलब रेजुलेशन प्रोफेशनल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया होगा वो आईआरपी को रिप्लेस कर देगा। सुपरटेक से संबंधित हर फैसला ये सीओसी ही लेगी, जिसमें करीब 66% बहुमत के आधार पर फैसले होंगे। आरपी के समक्ष खुद सुपरटेक या फिर सीओसी या कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी रेजुलेशन प्लान जमा करेगी और सीओसी तय करेगी कि उन रेजुलेशन प्लान में से किस प्लान को एनसीएलटी कोर्ट के समक्ष रखना है। अब कोर्ट के ऊपर है कि किस रेजुलेशन प्लान को सैंक्शन करता है। जो भी एनसीएलटी का निर्णय होगा वो सभी को मानना पड़ेगा, और अगर खुदा न खास्ता कोई भी रेजुलेशन प्लान मंजूर नहीं होता है तो सुपरटेक लिमिटेड के सारे एसेट को सेल करके क्रेडिटर्स को पैसे लौटाए जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आईआरपी अपॉइंट कर देने मात्र से सलूशन मिलना शुरू हो गया है। मेरा मानना है कि ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लूप होल्स हैं। एनसीएलटी कोर्ट ने सुपरटेक के खिलाफ न्यायपालिका किसी भी कोर्ट के अंदर या फिर रेरा में विचाराधीन कोई भी मुकदमा या जब तक इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक के लिए रोक लगा दी है।
पर रेरा या अन्य अथॉरिटी ने जो बिल्डर पे पेनाल्टी लगाई है उसका क्या होगा, एनसीएलटी ऑर्डर में ये नहीं लिखा है। सुपरटेक लिमिटेड के करीब 30 प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में है, जिसमें कई छोटे प्रोजेक्ट्स हैं और कई बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। तो जो सीओसी बनेगी वो पूरे सुपरटेक लिमिटेड के लिए बनेगी, ना कि हर एक प्रोजेक्ट के अलग अलग। तो जैसा कि पहले ही बताया था कि सीओसी में बहुमत के आधार पर कोई भी फैसला लिया जाएगा, तो यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि ज़्यादातर बड़े प्रोजेक्ट के हित में ही फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा होंगे जो सीधे तौर पे फैसले को प्रभावित करेंगे। जिस तरह से सुपरटेक के मालिकों ने सरेंडर किया है इंसॉल्वेंसी को लेकर, वो उनकी नीयत पे सवाल खड़ा करता है। तो जाहिर है बायर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जरूर मूव करेंगे। आईआरपी जो फॉर्म फिल करा रहे हैं उसके हिसाब से 25 मार्च 2022 तक जो भी डिले हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट देने की बात की गई है। उसके बाद जो डिले होगा उसके इंटरेस्ट का क्या, वो कोई डिस्कशन नहीं है। इसमें एक और दिक्कत आ सकती है, जो कि आईबीबी के वेबसाइट के हिसाब से जो होम बायर्स के क्लेम के लिए जो फॉर्म सीए का फॉर्मेट दिया गया है उसमें आरपी की डिटेल भरने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सीओसी बनने के बाद सीओसी के मेंबर ही आरपी सेलेक्ट करते हैं। जबकि सुपरटेक के मामले में जो ऑनलाइन उन्होंने सीए फॉर्म फिल कराया है उसमें पहले से ही 3 आरपी में से सेलेक्ट करने का इन्होंने ऑप्शन दिया है। मतलब कि अभी फॉर्मली सीओसी बनी नहीं है, तो पता नहीं ये कहाँ तक ये सही है, पर मुझे लगता है कि इसे भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। चलते चलते बस यही कहूँगा कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के थ्रू रियल इस्टेट में एक अलग तरह की शुरुआत हुई है, जिसमें डूबे हुए प्रोजेक्ट से भी पैसा कैसे कमाया जाए से लेकर पुराने पैसे भूल जाओ तक सब शामिल है। अब देखो ना, सुपरटेक दिवालिया बन गया, उसके मालिक जेल जाने से बच गए और हर तरह की जिम्मेदारी से बच गए, और अब क्या होगा, दूसरे बिल्डर रेजुलेशन प्लान लेकर आएंगे जो आरपी और सीओसी के मार्फत एनसीएलटी से सैंक्शन हो जाएगा, और जो अनसोल्ड इन्वेंट्री होंगे उसके अगेंस्ट मार्केट से फंड लेकर कंस्ट्रक्शन करेंगे और एक्सक्लूसिव राइट के साथ सेल करेंगे। अरे नहीं, तुरंत सेल नहीं करेंगे, एक तरह से इन्वेंट्री को हेज करेंगे ताकि मार्केट में रेडी इन्वेंट्री की शॉर्टेज हो, रेट ऊपर जाए, ताकि उनके अपने खुद के प्रोजेक्ट जो पहले से उनके खुद के प्रोजेक्ट हैं वो सेल हों। खुद के प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि सुपरटेक के प्रोजेक्ट लेने से पहले वाले प्रोजेक्ट जो बिल्डर्स ने अपने बनाए होंगे, और जब उन प्रोजेक्ट्स के सारी इन्वेंट्री सोल्ड हो जाएगी या मार्केट में किसी अन्य प्रोजेक्ट की इन्वेंट्री कम हो जाएगी और रेट हाई होगा, फिर ये जो इन्होंने इन्वेंट्री होल्ड की हुई है, हेज किया हुआ है सुपरटेक वाली, वो बेचना शुरू करेंगे। नहीं समझे आप? नोएडा एक्सटेंशन में इतना रेट ऊपर जाने का श्रेय सिर्फ आम्रपाली के प्रोजेक्ट की इन्वेंट्री के होल्ड पे जाने की वजह से है। हालांकि यहाँ पे आईआरपी नहीं, कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट किया है जिनकी देखरेख में करीब 3 साल से एनबीसीसी अन्य कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स के साथ आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स बना रहा है, पर सेल बहुत ही लिमिटेड हुई है, वो भी एक्सक्लूसिव चैनल पार्टनर के साथ, और रीसेल तो इन्होंने खोला ही नहीं है। आम्रपाली के बाद सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री सुपरटेक के पास थी और उनका रेट भी मार्केट में कम था, अब वो भी शिकंजे में। मतलब साफ है कि नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में आने वाले 2 से 3 सालों तक रेट बहुत बढ़ने वाले हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर बहुत सारे लोग कमेंट करके कहेंगे तो आईआरपी और आरपी के बारे में भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और लोगों को ज्ञान बांटना हो तो इस वीडियो का लिंक जो है अपने सोशल मीडिया पेज या व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।